Hello everyone, welcome to DS Net Education. My name is दिव्या सोनी. UGC नेट कॉमर्स पेपर 2 की प्रिपरेशन करा रही थी, जिसमें बिजनेस इन्वायरमेंट इंटरनेशनल बिजनेस हमारा फर्स्ट यूनिट है. बिजनेस इन्वायरमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में. क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्यों इसको लाया गया, लाने की कहाँ जरूरत थी, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आया था 2019. इसके बिल के अमेंडमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आई, वो सब चीज़ें में हम लोग पढ़ेंगे, सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं. तो अगर वीडियो को आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग और भी वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल पे. और दूसरी ओर अगर आपको जॉब वैकेंसी से रिलेटेड भी इसमें वीडियो मिलते रहेंगे, उन सबके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. और आपको करियर से रिलेटेड या मोटिवेशन रिगार्डिंग भी वीडियो मिलते रहते हैं. तो स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल DS नेट एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर आपको वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी. स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? अगर कंज्यूमर की बात की जाए तो कंज्यूमर मार्केट का किंग होता है. जो कंज्यूमर डिमांड करेगा वही प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा. तो इससे अकॉर्डिंग क्या होती है, उसकी बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ किसके अकॉर्डिंग, किसकी डिमांड के अकॉर्डिंग चलती है, कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग. तो पढ़ते हैं. कंज्यूमर इज द सेंट्रल पॉइंट अराउंड विच बिजनेस एक्टिविटीज रिवॉल्व. कि जहाँ वह कंज्यूमर जिसके अराउंड, वो एक सेंट्रल पॉइंट है जिसके अराउंड बिजनेस एक्टिविटीज होती है, वो चलती रहती है. क्यों? क्योंकि कंज्यूमर ने अगर डिमांड को कम कर दी तो प्रोड्यूसर क्या होगा, उसका प्रोडक्शन कम पड़ जाएगा. प्रोडक्शन कम पड़ जाएगा तो मार्केट में उसकी मतलब क्या होगा, उसका बिजनेस नहीं चल पाएगा. तो कंज्यूमर क्या है, मेन पॉइंट है. इंस्पाइट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, कि इतनी इंपॉर्टेंस होने के बावजूद भी ऑफ कंज्यूमर की दे मे बी विक्टिम ऑफ इमोरल बिजनेस, कि वो उनको विक्टिम जानना पड़ता है इमोरल बिजनेस का. एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज. कि क्या होता है कि कंज्यूमर के साथ इतनी धोखाधड़ी होती है कि मन जाए उसके जाए. कई कबार तो उसके जो प्रोडक्ट होता है उससे बहुत ज़्यादा प्राइसेस ली जाती है. कई कबार उसकी क्वालिटी में थोड़ा डिफेक्ट डाल देते हैं. वो सब चीज़ें मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सही नहीं होती है. तो कंज्यूमर के साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी होती थी. और 1986 से तो पहले इतनी धोखाधड़ी होती थी. तो पढ़ते आगे क्या होता है. एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज. क्यों? कंज्यूमर के पास नॉलेज नहीं था ऑन द पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड दे आर नॉट ऑर्गेनाइज एज अपोज सेटर हु आर इन्फॉर्म्ड एंड ऑर्गेनाइज. कि उनके पास ना तो कोई नॉलेज नहीं था कंज्यूमर के पास, वो कैसे मतलब कि वो कंप्लेंट कहाँ फाइल करें. और एक ज्यूरिस्डिक्शनल पावर नहीं था कंज्यूमर के पास जो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सके, लोगों को बता सके. एक लॉ जनरेट नहीं था जैसे कि वो इन्फॉर्मेशन मिल सके उस प्रोडक्ट के बारे में, अपने कंज्यूमर अपने राइट्स के बारे में जान सके. ना ही कोई ऑर्गेनाइज्ड मैनर था. तो इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर को इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम अनस्क्रिप्टलेस बिजनेसमैन. अनस्क्रिप्टलेस बिजनेसमैन मतलब कि जो बिजनेसमैन कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी करता है. एंड द प्रोवाइड इजी रेमेडी ऑफ देयर कंप्लेंट्स. कि अगर किसी भी कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट उसने खरीदा है उसके रिलेटेड कंप्लेंट फाइल करनी है तो उसके लिए इजी रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास 1986. ध्यान रखना कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों पास हुआ था 1986 को. तो आगे बढ़ते हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आया था 2019 में. एक बिल आया था जो अमेंडमेंट करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को. ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस कब किया था, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस, ये डेट्स आप ध्यान में रखना, डेट्स पूछ लेते हैं. ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था 8 जुलाई 2019 को बाय मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. कौन थे उस टाइम मिनिस्टर? रामविलास पासवान जी जो थे वो मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर है रामविलास पासवान, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में कि ये जो बिल है ये लेकर आए और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 उसमें कुछ अमेंडमेंट करिए. तो जो बिल है वो लोकसभा में पास कब हुआ था, 30 जुलाई 2019 को तो पास हो गया था. और राज्यसभा में पास हो गया था 6 अगस्त 2019 को. और प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई थी उसको बिल को 9 अगस्त 2019 को. तब से ये बिल है जो मार्केट में आ गया. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो नया बिल है, नए अमेंडमेंट्स हैं, वो सब जो है लागू हो गए थे. अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर की क्या डेफिनेशन है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7. ये सेक्शन याद रखना कि अंडर सेक्शन किस सेक्शन के अंदर कंज्यूमर की डेफिनेशन दी गई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर. तो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 द वर्ड कंज्यूमर हैज़ बीन डिफाइंड सेपरेटली
कंज्यूमर का जो वर्ड है, कंज्यूमर है, वो सेपरेटली डिफाइंड है फॉर द पर्पज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के। कंज्यूमर क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, उसी को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। इस पर एनी पर्सन हु बाई एनी गुड्स और हायर एनी सर्विस, कोई भी पर्सन हो जो गुड्स को परचेज करता है या सर्विसेज को हायर करता है फॉर एनी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के मतलब कि वो ऐसे तो है नहीं फ्री में गुड्स को किसी से लेता है या फ्री में सर्विसेज को हायर करता है, उसको कंज्यूमर नहीं बोलेंगे। कंज्यूमर वही होगा जो पैसे देके, मतलब कि रिटर्न में कुछ, जैसे मैंने किसी से, मैं अगर मार्केट में गई, अगर मेरे को मैं कुछ सामान लेके आया, अगर मैंने उसके बदले में पैसे दिए या मैंने उसको बोल दिया कि मैं आपको फ्यूचर में, अभी मेरे पास पैसे नहीं, मैं आपको फ्यूचर में ये पैसे लौटा दूंगी, तो वो क्या हो गया? कंसिडरेशन हो गया। तो उसी को तो मैं क्या बन गई? कंज्यूमर बन गई। कंसिडरेशन और प्रॉमिस टू पे, और प्रॉमिस किया जाता है पे, पार्टली पेड और प्रॉमिस टू पे अंडर डेफर्ड पेमेंट एनी यूजर। कि अगर हम ईएमआई का सिस्टम जानते हो कि अगर जैसे हमारे पास पूरा एक लमसम में अमाउंट नहीं होता है तो हम इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पे करते हैं, तब हमारे मंथली ईएमआई रुपीज़ कट जाते हैं हमारे बैंक से। क्यों? क्योंकि ये पार्टली पेड, तो वो तो होंगे, तो वो कंज्यूमर की कैटेगरी में ही आएंगे ना, जिन्होंने एक्चुअली जो गुड्स परचेज किए। प्रोवाइडेड सच यूज इज मेड अप्रूवल ऑफ द बाय। The expression consumer does not include a person who obtains such goods for resale, मतलब कि कंज्यूमर की डेफिनेशन में किसको इंक्लूड नहीं किया गया? उसको इंक्लूड नहीं किया गया जो गुड्स परचेज करता है बेचने के लिए या फिर किसी कॉमर्शियल पर्पस के लिए, उसको कंज्यूमर की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया जाए। क्वेश्चन में पूछ लेंगे, दो ऑप्शन दे देंगे, गुड्स फॉर रीसेल और कॉमर्शियल पर्पस के लिए गुड्स हैं, कंज्यूमर ने, एक व्यक्ति ने है जो खरीदी है गुड्स, एक तो बेचने के लिए और एक कॉमर्शियल पर्पस के लिए, क्या ये कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगा? नहीं, इसका आंसर होगा नो। ठीक है ना। तो आई होप आपको कंज्यूमर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब कंज्यूमर के राइट्स पढ़ते हैं। 1986 में कंज्यूमर के राइट्स आ गए थे, क्या क्या राइट्स हैं, और उसके बाद 2019 में जो बिल आया था उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा राइट्स जोड़े गए थे, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी की मतलब कि एक कंज्यूमर का अधिकार होता है कि उसको उसकी लाइफ का जो भी, उसके लाइफ में अगर कोई भी गुड्स अगर वो परचेज करता है तो उसकी लाइफ के लिए या उसकी हेल्थ के लिए वो खतरनाक नहीं हो सकते, हैज़ार्डियस नहीं हो सकते। प्रोटेक्ट अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैज़ार्डियस ऑफ लाइफ, मतलब प्रोटेक्ट करना गुड्स एंड उन गुड्स एंड सर्विसेज से प्रोटेक्ट करना जो कि हैज़ार्डियस होती है लाइफ एंड हेल्थ के लिए, तो राइट टू सेफ्टी। दूसरा आता है राइट टू इन्फॉर्म। हर कंज्यूमर का उसके पास एक राइट है कि वो गुड्स, कुछ भी किसी भी प्रकार की अगर वो वस्तु खरीद रहा है तो उसको एक अधिकार होता है कि उस गुड के बारे में उसका पूरा नॉलेज होना, कि क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या उसकी प्राइस है, क्या उसकी क्वांटिटी है, क्या उसकी क्वालिटी है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उसको अधिकार होता है कंज्यूमर को ये सब जानने का। क्या उसको यूज़ करने का डायरेक्शन भी क्या है, ये सब चीज़ें हम देखना जरूरी होता है। राइट टू हर्ड, कि अगर किसी कंज्यूमर से, अगर कोई कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है अपने गुड्स से जो उसने परचेज की है, या उसको लगा है कि उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है, सेलर ने उसके साथ धोखाधड़ी की है, तो एक कंज्यूमर के पास राइट है कि उसकी कंप्लेंट जो है सुनी जाए, कि अगर वो कंप्लेंट फाइल करता है सेलर के प्रति तो उसकी कंप्लेंट जो है वो सुनी जाए और केस जो है फाइल किया जाए। राइट टू चूज़, अब बहुत से, जैसे एक पेन का सेलर है तो मार्केट में बहुत सारे पेन के सेलर हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एक सेलर उस कंज्यूमर को ब्लैकमेल नहीं कर सकता कि आप मुझसे ही वो पेन लो, क्योंकि ये कंज्यूमर के राइट्स में नहीं आता। कंज्यूमर के पास राइट है चूज़ करने का कि वो किस सेलर से अपना पेन है वो चूज़ कर सकता है, किस ब्रांड का वो पेन चूज़ कर सकता है, उसके पास पूरी फ्रीडम है, फ्रीडम टू चूज़ फॉर ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी सभी इतने सारी वेराइटी होती है प्रोडक्ट्स में से, तो अपना जो पसंद का जो प्रोडक्ट है वो चूज़ करने का उसके पास पूरा राइट है। कंज्यूमर टू सीक रिड्रेसल। सीक रिड्रेसल मतलब कि अगर किसी कंज्यूमर को लगे, अगर किसी कंज्यूमर को साथ धोखा रही हुई है तो उसको वापस, उसको क्या रिलीफ दी जाती है, वो आता है रिलीफ लेने का अधिकार होता है सीक रिड्रेसल में। टू गेट रिलीफ इन केस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फॉल शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिलती हैं तो उसको रिलीफ दी जाती है। रिप्लेसमेंट ऑफ गुड, क्या होता है, कभी कभार गुड्स आती है ना वो सही नहीं आती तो हम लोग क्या कराते हैं, रिप्लेस करा देते हैं। रिमूवल ऑफ डिफेक्ट इन प्रोडक्ट ऑफ देयर ग्रीवेंसेस, कि अगर कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट आती है तो उस डिफेक्ट को हम लोग ठीक कराने का भी हमारे पास अधिकार है।
सिक्स्थ राइट और लास्ट राइट है 1996 का, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड बी वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर थ्रू आउट द लाइफ। कंज्यूमर को पूरा अधिकार है कि वो जो भी गुड्स खरीद रहा है उसका पूरा नॉलेज हो, सब कुछ वो एजुकेटेड हो उस गुड्स के बारे में। ये तो हम लोगों ने राइट्स पढ़े जो जनरली 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लागू हुए थे। कुछ नए राइट्स हैं जो 2019 का जो बिल पास हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिल 2019, उसमें अमेंडमेंट्स हुए तो उसके अंदर क्या राइट्स है? उसके अंदर राइट्स है फाइल ए कंप्लेंट फ्रॉम एनीवेयर मतलब कि अगर मैं जोधपुर में रहती हूँ और मुझे किसी जयपुर के सेलर, मैंने जयपुर से बाल खरीदा और उसने सेलर ने मेरे साथ धोखाधड़ी की, तो मुझे जयपुर में मुझे कंप्लेंट फाइल करनी, तो मैं यहाँ पर जोधपुर में बैठी बैठी वो कंप्लेंट जो है फाइल कर सकती हूँ। इसको बोलते हैं ई कॉमर्स। ये नया जोड़ा गया है 1986 में कि ई कॉमर्स, इंटरनेट के माध्यम से आप जो है अपनी कंप्लेंट जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर उस सेलर के लिए फाइल कर सकते हैं, ठीक है ना। सीक कंपनसेशन अंडर प्रोडक्ट लायबिलिटीज। अब प्रोडक्ट नया वर्ड आया है प्रोडक्ट लायबिलिटीज। क्या होता है प्रोडक्ट लायबिलिटीज? प्रोडक्ट लायबिलिटीज मतलब कि अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज जो सेलर है वो प्रोवाइड कराता है और कुछ भी उसमें मिसप्रिंट या कुछ मिसलीडिंग होती है तो पूरा उसके ऊपर पूरी लायबिलिटीज है, सेलर की लायबिलिटीज होगी, ठीक है ना। सीक हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब वही बात ये रिलेटेड है फर्स्ट पॉइंट से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। अगर मैंने इंटरनेट के माध्यम से सेलर जोधपुर में बैठी हूँ, जयपुर के किसी सेलर को मैंने कंप्लेंट फाइल की, अगर तो वो हियरिंग होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हो सकती थी। टू नाउ वाई कंप्लेंट इज बीइंग रिजेक्टेड। पहले क्या होता था 2019 से पहले कि अगर किसी भी कंज्यूमर की जो वो अगर कंप्लेंट करता था तो बहुत सारे कंज्यूमर की जो कंप्लेंट है वहीं पर मतलब उसको बिना बताए रिजेक्ट कर दी जाएगी, लेकिन अब उसको एक प्रॉपर रीज़न बताया जाएगा कि आपकी जो कंप्लेंट है क्यों रिजेक्ट कर दी है, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो बिल है वो अच्छे से रन कर सके। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, आता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये अथॉरिटी है, ऐसी अथॉरिटी है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है, जो प्रमोट करती है और जो मतलब कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उन सबको मतलब कि कुछ क्या क्या मिसलीडिंग या फॉल्स या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही उन सबको रोकने का काम क्या करता है, कौन सी अथॉरिटी काम करती है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। पढ़ते हैं इसके बारे में। द CCPA इज बीइंग कंस्टिट्यूट, ये याद रखना आप, CCPA कब कंस्टिट्यूट हुआ था? अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो बिल आया था 2019 में, तो CCPA भी उसमें आया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इट एम्स टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर टू रेगुलेट अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दैट आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड कंज्यूमर। कि वो प्रोटेक्ट करता है, CCPA प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर के राइट्स को, जो रेगुलेट नहीं कर पाते हैं सेलर कंज्यूमर के राइट को अच्छे से, या कंज्यूमर के साथ कुछ भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है या कुछ फॉल्स या मिसलीडिंग ये नया जुड़ा है, ये इस चीज़ को याद रखना। ये आ सकता है पेपर में कि कौन कंज्यूमर CCPA के अंदर क्या चीज़ें हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के वो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट भी आता है। दैट आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ये तो पढ़ लिया था। द CCPA विल हैव द पावर टू इंक्वायर। CCPA के पास एक पावर है कि इंक्वायर करना, कि जानना कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही है मार्केट में, क्या क्या कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी हो रही है, और इन्वेस्टिगेट करना मैटर रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर। अगर उसको लगे कि यहाँ पर कंज्यूमर के राइट्स है वहाँ पर वायलेट हो रहे हैं तो वहाँ पर पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है तो पूरा CCPA के पास पूरा पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे उस केस में। जैसे अगर लगे कि कंज्यूमर के राइट्स हैं वो उसके मतलब राइट्स वायलेशन हो रहे हैं तो CCPA क्या करेगा? CCPA करेगा प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड एनफोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर एज ए क्लास एंड प्रिवेंट वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट। मतलब कि वो प्रोटेक्ट करेगा, प्रमोट करेगा, एनफोर्स करेगा उन सब राइट्स को जो कंज्यूमर के राइट्स है वहाँ पर वायलेशन हो रहे हैं, ठीक है ना। Prevent the unfair trade practices and ensure that no person engages himself in unfair trade practices. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना और कंज्यूमर को अवेयर कराना कि वो कहीं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की लिस्ट में तो नहीं आ रहा, उनके साथ उस लिस्ट में अंगेज तो नहीं है, तो उनके साथ उनको क्या करना, उन कंज्यूमर को अवेयर कराना कि जो भी सेलर आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो उनसे बचिए। Ensure that no false and misleading advertisement is made
ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज की एंश्योर करना कोई भी फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में तो नहीं हो रहा है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड विच कॉन्ट्रावेंस इन प्रोविजन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर. Ensure that no person takes part in the publication of any advertisement which is false and misleading. कई बार क्या होता है कि आप ये मतलब कि CCPA इंश्योर कराता है कि कोई पर्सन उस चीज़ में उस एडवर्टाइजमेंट में तो पार्ट नहीं हो रहा है जो कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है. गलत बहुत सी मार्केट में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो मतलब कि उसके नेगेटिव पॉइंट तो बहुत है, नेगेटिव पॉइंट छुपा दिए जाते हैं और पॉजिटिव पॉइंट मतलब पॉजिटिव पॉइंट होते भी नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती मतलब कि बता के प्रोडक्ट जो है सेल किया जाता है. तो उन सब चीज़ों को रोकने का काम करता है CCPA, सेंट्रल अथॉरिटी. एक सब काम करता है. एंड सेंट्रल अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. अगर सेटिस्फाई हो गया इन्वेस्टिगेशन की राइट वायलेशन नहीं हो रहा है, दैट देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू शो वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट, और उसको लगे कि यहाँ उसके पास एविडेंस मिल जाता है कि यहाँ पर राइट्स हैं, कंज्यूमर के राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उसका इन्वेस्टिगेशन में उसका लगा और वहाँ पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है एक पर्सन के ऊपर, तो क्या करता है CCPA क्या करता है, CCPA क्या कैसे ऑर्डर पास करता है. तो CCPA कहेगा रिकॉल करो, रिकॉलिंग ऑफ गुड्स एंड विड्रॉ द सर्विसेज, कि वो गुड्स जो उन्होंने कंज्यूमर को दी उसको वापस मंगाओ अच्छे से, मतलब जो डेंजरस और हैजार्डस गुड्स हैं उनको वापस से मंगाओ और अच्छी गुड्स जो है प्रोवाइड करने का अधिकार है. रीएम्बर्समेंट मतलब कि रिटर्न करना ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो रिकॉल द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रैक्टिसेस, जो प्रैक्टिसेस हो रही अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या कंज्यूमर के राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं, तो उन सब प्रैक्टिसेस को क्या करना, रोकने का अधिकार होता है सेंट्रल अथॉरिटी के पास, और वो ऑर्डर देता है. ये 3 ऑर्डर देता है, ठीक है ना. आई होप आपको सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका हेडक्वार्टर क्या है और ये क्या क्या काम करता है, किस प्रकार से ये ऑर्डर जो है देता है. अब देखते हैं एक पॉइंट आता है 2019 के बिल में एक पॉइंट आया था मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट. हम लोगों ने पीछे सेंट्रल अथॉरिटी में भी इस वर्ड को पढ़ा था. मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट क्या होता है. अगर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो फॉल्सली डिस्क्राइब सच प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, कि जो प्रोडक्ट है उसमें वो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ही नहीं, लेकिन वो बता रहे हैं नेगेटिव पॉइंट्स को पॉजिटिव में बता रहे हैं और अपने गुड्स को ज़बरदस्ती लोगों में सेल आउट करते हैं. तो फॉल्स डिस्क्राइब मतलब कि प्रोडक्ट्स के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं लोगों को. गिव्स ए फॉल्स गारंटी, गलत गारंटी दे रहे कि ये बता दिया जाता है कि आपका इक्विपमेंट है ये 1 साल तक चलेगा, लेकिन 1 साल से पहले ही क्या हो जाता है, ख़राब होता है. तो नेचर, सब्सटेंस, क्वान्टिटी, क्वालिटी के बारे में क्या होता है, फॉल्स गारंटी दी जाती है. कन्वेंस एंड एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रिप्रेजेंटेशन विच इज मेड ऑफ मैन्युफैक्चरर और सेलर सर्विस प्रोवाइडर, मतलब कि कन्वेंस किया कंज्यूमर को गलत तरीके से कन्वेंस किया जाता है और एक्सप्रेस किया जाता है मैन्युफैक्चरर और सेलर या फिर सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा कि और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं. तो उसके अंदर क्या होता है, मतलब कन्वेंस किया जाता है कि आप इस माल को, आप इस गुड्स को खरीदेंगे तो ये हो जाएगा, अगर आप ये क्रीम लगाएंगे तो आप गोरे हो जाए 2 महीने के अंदर गोरे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता भी नहीं है. तो वो क्या करते हैं, गलत तरीके से उनको कन्विंस करते हैं. कुछ कंज्यूमर जो सीधे साधे कंज्यूमर है वो उन सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर आ जाते हैं. डेलिब्रेटिंग कंसील इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कुछ जैसे हम दवाई खरीदते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं, बच्चों से दूर रखो, पानी फ्रिज में रखो, ये सब चीज़ें मतलब इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको छुपा दिया जाता है. वो क्यों छुपाते हैं, ताकि उनके प्रोडक्ट की जो इमेज है वो ख़राब नहीं हो. लेकिन वो प्रोडक्ट की इमेज तो ख़राब होगी अगर वो नहीं छुपाएंगे, तो उससे अच्छा पहले ही बता देते हैं तो अच्छा होता है. तो ये सब चीज़ें किस में आती है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में. आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, 4-5 पॉइंट दे देंगे, बताएंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिल 2019 के अंदर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के अंदर कौन सा पॉइंट आता है, ताकि पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना. द CCPA अगर मिसलीडिंग हो रही है तो CCPA के पास पावर है, इन्फोर्स, वो फाइन लगाती है, 10 लाख रुपए का फाइन लगाती है और 2 साल की जेल करती है उस सेलर के लिए, उस जिसने वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट किया है, और द मैन्युफैक्चरर पे अगर ये ऑफेंस रिपीट होता है, मतलब फाइन और जेल होने के बाद भी ऑफेंस रिपीट होने लगता है तो 50 लाख रुपए उसको फाइन लगता है और 5 साल की जेल जो है वो हो जाएगी. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रोडक्ट लायबिलिटी. मैंने बताया था प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या होता है कि जो भी लायबिलिटीज होगी वो सभी किसकी होगी, सेलर या मैन्युफैक्चरिंग की होती. इट मीन्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट. उस प्रोडक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, सेलर लेता है कि जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है वो बिल्कुल ही ऑथेंटिक है. मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट सेल ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज
टू कंपनसेट फॉर, अगर प्रोडक्ट में कुछ भी गड़बड़ी हो गई या कुछ भी खराब निकल गया तो कंपनसेट कौन करेगा, सेलर उसको कंपनसेट करेगा ऑफ एनी हार्म कॉस्ट, अगर उसको कुछ हार्म हुआ है कंज्यूमर को बाय सच डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ गया तो उसने जो सेल किया है अगर तो प्रोडक्ट में थोड़ा डिफेक्ट हो गया जिससे कि कंज्यूमर को हार्म हो गया, कंज्यूमर को नुकसान हो गया, तो वो क्या करेगा, कंज्यूमर क्या करेगा, सेलर क्या करेगा, उसको कंजम्पशन का कंपनसेशन है वो देगा। ये आता है प्रोडक्ट लायबिलिटीज में। अब इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। बहुत हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखने का। इसमें कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में 3 लेवल के डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है। फर्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, सेकंड आता है स्टेट कमीशन एंड थर्ड आता है नेशनल कमीशन। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी मामले अगर कंप्यूटर की कंज्यूमर की अगर धोखाधड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही है तो कंज्यूमर कहाँ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हमें कंप्लेंट फाइल करनी है तो उस फोरम को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलेंगे या डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलेंगे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कमीशन था वो आंसर गलत था, यहाँ हमें ध्यान रखना होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते हैं, जबकि स्टेट को बोलते हैं स्टेट कमीशन और नेशनल को बोलते हैं नेशनल कमीशन। तो ये याद रखना, डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर होते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में, जिसमें से एक वुमेन मेंबर होती है 2 मेंबर में से। याद रखना कि कितने मेंबर होते हैं और कितने वुमेन मेंबर होते हैं, ये सब चीज़ें भी हमें याद रखनी डिस्ट्रिक्ट फोरम में। कंप्लेन है, कितने रुपए तक की कंप्लेन है कंज्यूमर फाइल कर सकता है, 1 करोड़ अगर उसको लगेगा, उसके अगर उसने 1 करोड़ के अंदर तक का कुछ भी परचेज किया है माल और उसके साथ धोखाधड़ी हो गई तो वो कंप्लेन फाइल कर सकता है डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर। और अगर वो अनसेटिस्फाई होता है कि अगर उसकी जो कंप्लेन की है लेकिन उसका जो केस है उसके हाथों में, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग जो केस है वो हल नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, 25,000 रुपये डिपॉजिट करके या फिर 50% ऑफ कंप्लेंट का 50% जो भी कम होगा वो डिपॉजिट करके वो फाइल करेगा स्टेट में। अपनी जो कंप्लेंट है स्टेट कमीशन में, स्टेट कमीशन जाने का ये रास्ता हो गया उसके पास। और ये कंप्लेंट कितने दिन के अंदर फाइल करनी पड़ेगी, फाइल करनी पड़ेगी 30 दिन के अंदर, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन में कितने प्रेसिडेंट होते हैं, एक तो प्रेसिडेंट होता है और मेंबर कितने होते हैं, इसमें भी 2 मेंबर होते हैं और एक जो होगी वुमेन मेंबर होनी कंपल्सरी है। कंप्लेंट्स की रुपीज़ कितने के, अगर आपने 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए के अंदर कोई माल परचेज किया और उसके अंदर धोखाधड़ी हो गई तो वो कंज्यूमर आप जो है स्टेट कमीशन के अंदर है वो अपनी कंप्लेन है फाइल कर सकते हैं। और दूसरी ओर अगर कोई कंज्यूमर है जिसने डिस्ट्रिक्ट फोरम में उसका मामला, मतलब कि उसकी सुनवाई सही नहीं हुई, उसकी कंप्लेंट जो है उसको लगेगा वो सेटिस्फाई नहीं है डिस्ट्रिक्ट फोरम से, तो वो 25,000 रुपये जमा कराकर 50% ऑफ कंप्लेंट्स का जो भी कम होगा 30 डेज के अंदर अगर उसने स्टेट कमीशन में कंप्लेंट फाइल कर दी तो स्टेट कमीशन उसकी सुनवाई करेगा। और अगर स्टेट कमीशन से भी वो लगे कि वो सेटिस्फाई नहीं है और जो रिजल्ट आया है, जो केस का रिजल्ट आया है वो उसके सेटिस्फिकेशन के अंदर नहीं आता है तो वो जाता है नेशनल के पास, वो कंज्यूमर जाता है नेशनल के पास। किस प्रकार जाएगा, 35,000 रुपये 35,000 रुपीज़ जमा करा के या 50% ऑफ कंप्लेंट जो भी कम होगा इतना अमाउंट जमा करा के 30 दिन के अंदर वो नेशनल में फाइल कर सकता है अपनी कंप्लेंट। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन है कि इसमें एक तो प्रेसिडेंट होता है और 4 जो है मेंबर होते हैं। इसमें ध्यान रखना, पहले वाले में 2 मेंबर होते थे लेकिन इसमें क्या है 4 मेंबर है जिसमें से एक वुमेन मेंबर होना कंपल्सरी है। कंप्लेंट्स अबाउट 10 करोड़ रुपीज़ कि 10 करोड़ रुपए से जो भी आप 10 करोड़ रुपए से अधिक जो भी आप माल परचेज करोगे और आपके साथ धोखाधड़ी होती है तो आप नेशनल कमीशन के अंदर कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकते हैं। और अनसेटिस्फाई कैन अपील इन सुप्रीम कोर्ट कि अगर इसके बाद भी अगर आपको लगे कि नेशनल कमीशन ने आपके साथ जो आपका रिजल्ट है, आपका केस है, अच्छे से आप सेटिस्फाई नहीं होते हो नेशनल कमीशन के साथ तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो, वहाँ पर अपनी अपील जो है दर्ज करा सकते हो विद इन 30 डेज, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट समझ में आ गया होगा। इसको वापस एक बार बता देती हूँ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब क्यों आया था। पहले हम लोगों ने कंज्यूमर के बारे में जाना कि कंज्यूमर मार्केट का किंग होता है लेकिन उसके साथ मिसलीडिंग होती है, मतलब उसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, इस प्रकार इसलिए 1996 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो है वो कब पास हुआ था ये सब चीज़ें भी बता दी गई है। डेफिनेशन क्या है कंज्यूमर की, सेक्शन 2 अंडर सेक्शन
सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 7 में डेफिनेशन बताई गई है। और कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर कौन नहीं आते हैं? वो पर्सन जो माल जो गुड्स हैं वो रीसेल करने के पर्पज से खरीदते हैं और कॉमर्शियल पर्पज के लिए खरीदते हैं। कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स है? राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू हर्ट, राइट टू चूज, राइट टू सीक रिलेशन, राइट टू एजुकेशन। और 2019 में कुछ 4 राइट्स जो अलग जोड़े गए, राइट टू कंप्लेन फ्रॉम एनीवेयर, राइट टू प्रोडक्ट लाइबिलिटी, राइट टू वीडियो सीक हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और नो अबाउट द कंप्लेंट, अगर कंप्लेंट रिजेक्ट हो जाती है तो उसके बारे में पूरा जानना। और इंपॉर्टेंट अथॉरिटी के बारे में पढ़ा कि अगर कंज्यूमर के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो कौन सी अथॉरिटी है जो उसको सही करेगी, कौन सी अथॉरिटी के पास पावर है जो उसके पास ऊपर फाइन और फाइन लगाएगी या इम्प्रिजनमेंट लगाएगी। तो फिर बाद में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। फिर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ये 4 पॉइंट आते हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में। फिर प्रोडक्ट लायबिलिटी पढ़ा, ये पढ़ा। फिर कंज्यूमर डिस्प्यूट जुडिशियल, जिसमें डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन के बारे में पढ़ा। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में 2 मेंबर होते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है। 1 करोड़ के अंदर की आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते तो आप स्टेट में जा सकते हैं, 25,000 रुपये जमा कराएंगे और 50% के कंप्लेंट जो भी कम हो वो 30 डेज के अंदर आप स्टेट कमीशन के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दूसरी ओर स्टेट कमीशन के अंदर 1 प्रेसिडेंट आता है और 2 मेंबर आते हैं और 1 करोड़ से 10 करोड़ के अंदर तक की आप कंप्लेंट जो है फाइल कर सकते हैं। अनसेटिस्फाइड कैन अपील इन नेशनल बाय डिपॉजिट, अगर इससे भी अगर कोई कैंडिडेट या कंज्यूमर है वो अनसेटिस्फाई होता है तो वो 35,000 रुपये जमा करा के 50% ऑफ कंप्लेंट का जमा करा के 30 दिन के अंदर वो नेशनल में जा सकता है। और नेशनल में एक प्रेसिडेंट होता है, 4 मेंबर होते हैं, 10 करोड़ से ऊपर की जो आपकी कंप्लेंट है वो फाइल कर दी जाती है। और अनसेटिस्फाई, अगर इससे भी जो कंज्यूमर अनसेटिस्फाई होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील है वहाँ पर दर्ज करा सकता है 30 डेज के अंदर। आई होप आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरा से पूरा मतलब प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा और एग्जाम में आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप DS नेट एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने PDF फाइल भी डाल दी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट UGC नेट की वीडियोज़ के लिंक वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।